कभी सोचा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक अजीब सी पहेली क्यों है? एक तरफ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, हमारी सर्विस इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। ये विरोधाभास कैसे मुमकिन है? और यही सवाल असल में आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। ये सब कुछ आर्थिक गतिविधियों के ताने बाने से जुड़ा हुआ है। अक्सर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम उसे 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन ये महज किताबी परिभाषाएं नहीं हैं। जैसा कि कौटिल्य ने सदियों पहले कहा था, समृद्धि की जड़ आर्थिक गतिविधि है। आज ये गतिविधियां ही किसी देश के वर्तमान और कह सकते हैं कि भविष्य की कहानी कहती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन 3 क्षेत्रों को दोहराना नहीं है जो हम सब ने शायद स्कूल में पढ़ाई है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के इस अनोखे आर्थिक सफर में इन क्षेत्रों की भूमिका कैसे बदल रही है। हम सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि क्यों और आगे क्या पर ध्यान देंगे। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे भारत ने एक सेक्टर से दूसरे पर एक ग्रेट लीप फ्रॉग यानी कि एक लंबी छलांग लगाई और उस छलांग के क्या नतीजे हुए। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां मतलब वो सारे काम जिनसे कोई मौद्रिक मूल्य बनता हो, पर जब हम इन्हें 3 क्षेत्रों में बांटते हैं तो आज के भारत के लिए इसका असल मतलब क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर वर्गीकरण तो वही है। प्राथमिक क्षेत्र यानी सीधे प्रकृति से जुड़े काम, खेती, खनन, मछली पकड़ना। द्वितीय क्षेत्र, जहां प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके नई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कपास से कपड़ा या लौह अयस्क से स्टील। और फिर तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहते हैं, जो इन दोनों की मदद करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आईटी सर्विसेज, ये सब। यहां तक तो सब साफ है, लेकिन दिलचस्प बात तब शुरू होती है जब हम इन क्षेत्रों का भारतीय अर्थव्यवस्था में वजन देखते हैं। यहीं पर वो ग्रेट लीप फ्रॉग वाली बात आती है ना? बिल्कुल। ज्यादातर विकसित देशों का सफर कैसा रहा है? पहले उनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, फिर औद्योगिक क्रांति के साथ द्वितीयक यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हावी हुआ और फिर धीरे धीरे वो सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था बन गई। एक क्रमिक विकास हुआ, एक के बाद एक। हाँ, भारत ने इस रास्ते को आप कह सकते हैं कुछ हद तक बाईपास कर दिया। हमने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर एक बहुत लंबी छलांग लगा दी। और इस छलांग का असर आंकड़ों में साफ दिखता है। आज भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज्यादा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 17-18% के आसपास ही अटका हुआ है। लेकिन रोजगार की कहानी वो ठीक इसके उलट है। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। आज भी भारत की लगभग 45% आबादी रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र यानी खेती और उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर है, लेकिन जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान घटकर सिर्फ 15 से 17% ही रह गया है। मतलब जहां देश की आधी आबादी लगी है, वहां से देश की कुल आय का सिर्फ 1/6 हिस्सा आ रहा है। बिल्कुल। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जहां जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग, वो कभी उस पैमाने पर रोजगार पैदा ही नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। वो कृषि से निकलने वाली जो अतिरिक्त लेबर थी, उसे खपा नहीं सका। जब मैं इस सेक्टर के पैमाने के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक आंकड़ा आता है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ 2 पहिया वाहन बनते हैं। ये संख्या ही अपने आप में इस क्षेत्र की विशालता को दिखाती है। लेकिन फिर भी ये रोजगार के संकट को हल क्यों नहीं कर पाया? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जॉबलेस ग्रोथ की समस्या से जोड़कर देखा जाता है। उत्पादन तो बढ़ा, ऑटोमेशन और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनियां कम लोगों के साथ ज्यादा काम करने में सक्षम हो गईं। नतीजा ये हुआ कि जीडीपी में तो योगदान बढ़ा, लेकिन उस अनुपात में नौकरियां नहीं बढ़ीं। चीन ने इसी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन भारत, हम वो कहानी दोहराने ही पड़ा। और शायद इसी खालीपन को हमारे तृतीय क्षेत्र ने भरा, पर अपने तरीके से। जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बैंगलोर या गुरुग्राम के चमचमाते आईटी पार्क्स की तस्वीर आती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, ये आधी सच्चाई है। भारतीय सेवा क्षेत्र के 2 चेहरे हैं। एक तरफ उच्च कौशल वाली नौकरियां हैं, आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग, आर&डी।
जो अच्छी तनख्वाह देती हैं और दुनिया में हमारी पहचान है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा असंगठित सेवा क्षेत्र भी है। अच्छा। जिसमें रिटेल, छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी बॉयज, घरेलू सहायक जैसे करोड़ों लोग काम करते हैं। इनकी आय कम होती है और सामाजिक सुरक्षा न के बराबर। तो हमारी ग्रेट लीप फ्रॉग ने हमें विकास तो दिया, लेकिन वो उतना समावेशी नहीं रहा। तो ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद अपने अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इनकी आपसी निर्भरता को समझने के लिए अक्सर अमूल का उदाहरण दिया जाता है। ये क्लासिक केस स्टडी है ना? हाँ, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे तीनों क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। कहानी बहुत सरल है। गुजरात के किसानों ने, जो कि प्राथमिक गतिविधि है, बिचौलियों से बचने के लिए एक सहकारी समिति बनाई। उन्होंने दूध को इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में प्रोसेस किया और मक्खन पनीर बनाया, जो कि द्वितीयक गतिविधि हो गई। बिल्कुल। और फिर एक मजबूत सप्लाई चेन के जरिए उसे पूरे देश में पहुंचाया और बेचा, जो कि तृतीयक गतिविधि है। ये एक शानदार मॉडल है और इसने वाकई लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये 50-60 साल पुरानी कहानी है। क्या ये मॉडल आज भी हर कृषि उत्पाद के लिए दोहराया जा सकता है? क्या हम टमाटर या प्याज के लिए भी अमूल जैसा कुछ बना सकते हैं, या फिर दूध की अपनी कोई खास बात थी जिसने इसे इतना सफल बनाया? यह एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, दूध की कुछ खासियतें थीं। ये रोजाना उत्पादन होता है, इसकी मांग भी रोजाना होती है और इसे एक हद तक प्रोसेस करके इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। टमाटर या प्याज जैसे उत्पादों की प्रकृति थोड़ी अलग है। ये मौसमी है, इनकी कीमतें बहुत ज्यादा घटती बढ़ती हैं और इन्हें स्टोर करना भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इसलिए अमूल मॉडल को हूबहू कॉपी करना मुश्किल है। लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है, यानी उत्पादक को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से जोड़ना, वो आज भी उतना ही जरूरी है। आज के दौर में शायद इसका रूप अलग होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका होगी। जैसे कि आज हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। एक छोटा कारीगर जो किसी गांव में मिट्टी के बर्तन बनाता है, प्राथमिक या द्वितीयक, वो Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अपना सामान सीधे मुंबई या दिल्ली के ग्राहक को बेच सकता है। इसमें लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पेमेंट, डेटा एनालिसिस, कितनी सारी सेवाएं यानी तृतीयक एक साथ काम कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आज इंटरडिपेंडेंस या परस्पर निर्भरता का रूप बदल गया है। ये सिर्फ एक सीधी चेन नहीं रही, बल्कि जटिल नेटवर्क बन गया है। और इसी जटिलता की वजह से कुछ अर्थशास्त्री अब ये मानने लगे हैं कि सिर्फ 3 क्षेत्रों का वर्गीकरण काफी नहीं है। खासकर जो सेवा क्षेत्र है, वो इतना विशाल और विविधतापूर्ण हो गया है कि उसे और बांटने की जरूरत है। अच्छा। यहाँ आप चतुर्थक, क्वाटरनरी और पंचम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। ये एक नया और काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ। चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था या नॉलेज इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें वो सेवाएं आती हैं जो सूचना और ज्ञान के उत्पादन और वितरण से जुड़ी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, मीडिया, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी। ये वो सेक्टर है जहां दिमाग का इस्तेमाल एक तरह से कच्चे माल की तरह होता है। और पंचम क्षेत्र? वो क्या है? पंचम क्षेत्र और भी ज्यादा विशिष्ट है। इसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहते हैं। इसमें समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े सर्वोच्च स्तर के निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों के CEO, शीर्ष सरकारी अधिकारी, प्रमुख वैज्ञानिक या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ये वो लोग हैं जो नीतियां बनाते हैं और दिशा तय करते हैं। ये संख्या में बहुत कम होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इस नए नजरिए से देखें तो भारत की ग्रेट लीप फ्रॉग दरअसल तृतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि सीधे चतुर्थ क्षेत्र में हुई है। हमारी IT और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन यहां भी वही सवाल खड़ा होता है, क्या ये सेक्टर उस पैमाने पर रोजगार दे सकता है जिसकी भारत को जरूरत है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। चतुर्थ क्षेत्र उच्च कौशल की मांग करता है। ये कुछ लाख लोगों को बहुत अच्छी नौकरियां दे सकता है, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो कृषि क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं और जिनके पास बहुत ज्यादा तकनीकी कौशल नहीं है? उनके लिए हमें एक मजबूत द्वितीयक यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरत आज भी है। हम उसे पूरी तरह से बाईपास नहीं कर सकते। एक संतुलित विकास के लिए तीनों क्षेत्रों का मजबूत होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत से साफ है कि आर्थिक गतिविधियों के ये 3 या कह लें 5 क्षेत्र सिर्फ अर्थव्यवस्था को समझने के औजार नहीं है,
बल्कि ये किसी भी देश के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य की रूपरेखा भी तय करते हैं। भारत इस समय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, जहां उसे अपने विकास के मॉडल को संतुलित करना होगा। बिल्कुल, हमें सेवा क्षेत्र की ताकत को बनाए रखना है, लेकिन साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूत करना होगा ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों। और सबसे जरूरी, हमें अपने प्राथमिक क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना है। हमें खेती को और ज्यादा उत्पादक और लाभदायक बनाना होगा ताकि उस पर निर्भर करोड़ों लोगों की आय बढ़ सके। तीनों क्षेत्रों का सामंजस्य ही असली तरक्की लाएगा। तो आज हमने आर्थिक गतिविधियों के इन स्तंभों की एक गहरी पड़ताल की। हमने न सिर्फ उनकी परिभाषाएं समझी, बल्कि भारतीय संदर्भ में उनके बदलते समीकरण, उनकी चुनौतियों और उनके बीच की जटिल निर्भरता को भी देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्षेत्र स्थिर नहीं है। टेक्नोलॉजी और समय के साथ इनकी सीमाएं धुंधली हो रही हैं और इनका रूप लगातार बदल रहा है। ये एक लगातार विकसित होती कहानी है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। हमने आज चतुर्थक यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बात की। अब जरा सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी तस्वीर को कैसे बदलेगा। जब एक एआई एक नई कार डिजाइन करेगा, चतुर्थक गतिविधि उसे बनाने के लिए फैक्ट्री में रोबोट्स को नियंत्रित करेगा, द्वितीयक गतिविधि और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए डेटा का विश्लेषण करेगा, तृतीयक गतिविधि। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये सारे क्षेत्र आपस में घुल मिल जाएंगे और उन्हें एक नया टेक्नोलॉजी आधारित मेटा सेक्टर चलाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।